नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो होम लोन है, जब भी आप एक संपत्ति खरीदने वाले होते हैं और अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो आपको अधिकतम राशि उसमें कितना मिल सकता है और किन चीज़ों के ऊपर वो निर्भर करता है, उन चीज़ों का हम इस वीडियो में देखेंगे। होम लोन की जो अधिकतम राशि होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो है, पहली चीज है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब आपकी संपत्ति की जो वैल्यू है कितनी है। दूसरी है आपकी इनकम, जो आय है। और तीसरी है कार्यकाल, जितने साल के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि कैसे इन तीन चीजों का आपके लोन अमाउंट के ऊपर असर पड़ता है। पहली चीज जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, आरबीआई गाइडलाइंस कहता है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है 30 लाख तक है, 30 लाख के नीचे या ज्यादा से ज्यादा 30 लाख तक है, तो 90% बैंक आपको उस प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर लोन दे सकता है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 30 लाख से 75 लाख तक है तो 80% बैंक प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर लोन दे सकता है। अगर आपकी जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू है 75 लाख के ऊपर है, तो ज्यादा से ज्यादा बैंक आपको सिर्फ 75% ही लोन अमाउंट दे सकता है। ये हो गई प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर कि कितना लोन अमाउंट आपको बैंक दे सकता है। अब देखते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो है इनकम, मतलब आपकी जो आय होती है। वो हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो, उससे आपको सैलरी आ रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस इनकम आ रहा है। पेंशनर है आप, या फिर आपको कुछ किराया मिल रहा है, तो ये सारी चीजें को भी लिया जाता है जब आपका जो एलिजिबिलिटी होता है, आप कितने अमाउंट लोन के लिए आप एलिजिबल है, उसकी कैलकुलेशन जब होती है तब ये भी चीज लिया जाता है। और तीसरी होती है आपकी, आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, कार्यकाल। आपको ज्यादातर बैंक्स जो है 30 साल तक लोन देती है, मतलब आपका जो कार्यकाल होता है 30 साल का मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम नॉर्मली अधिकतम बैंक्स 5 साल से शुरू करती है, 30 साल तक। आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से, मैक्सिमम एज ज्यादातर दिया जाता है 70 साल। अब चलिए, ये तो देख लिया हमने कि किन किन चीजों के ऊपर जो आपका लोन अमाउंट है वो निर्भर करता है। अभी आगे देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको खुद अपने आप कैलकुलेशन करके देखना है कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी डिसाइड करके रखा है कि ये 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरी सैलरी तो 50 हजार ही है, तो अभी मुझे कितना लोन मिलेगा, ये तो सवाल आता ही है आपके मन में, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन करके कि कितना लोन मिल सकता है और कितना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कितने का ज्यादातर हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी आगे जाके। तो जैसे कि हमने देखा कि जो आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, आपका इनकम कितना है, और आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। इन तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है 50 लाख। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख है और आपकी सैलरी है यहाँ पे 50 हजार, तो प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ज्यादा आपको 40 लाख का लोन मिल सकता है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो है, आपके इनकम के ऊपर आपको कितना लोन मिल सकता है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सैलरी जो है 50 हजार। जो यहाँ पे मैंने जो सैलरी लिया हुआ है वो है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी होता है और एक नेट सैलरी होता है। नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो है नेट सैलरी। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक नेट इनकम को लेके कंसिडर करते हैं, कुछ बैंक ग्रॉस इनकम को लेके कंसिडर करते हैं। और जो रेशियो होता है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे इनकम रेशियो, बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। कुछ बैंक 60% लेते हैं, कुछ बैंक 65% लेते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो थोड़ा बहुत आपकी जो एलिजिबिलिटी में चेंजेस आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 60%। तो यहाँ पे 60% 50,000 का हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो मतलब जब बैंक आपका एलिजिबिलिटी चेक करेगी वो 30,000 रुपीज लेके ही आपका जो एलिजिबिलिटी है वो चेक करेगी। इसके साथ साथ एक और चीज जो है, बैंक चेक करते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग कुछ लोन चल रहा है क्या। या आप अगर आपका कुछ अगर पर्सनल लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, या फिर कुछ कंज्यूमर लोन चल रहा है, उसका आप इतना कितना ईएमआई भर रहे हैं अभी, तो उसको भी लिया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ 7,000 लिया हुआ। चलिए अभी के लिए उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 के ऊपर आपकी जो
यहाँ पे जो देख सकते हैं आप 50,000 के ऊपर 60% लिया है तो मैंने 30,000 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 37,28,000 आ रही है। ये हो गई आपके इनकम के ऊपर एलिजिबिलिटी कितना आ रहा है। जब बैंक फाइनल लोन अमाउंट डिसाइड करता है तो दोनों को देखता है, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कितना मिल रहा है 40 लाख रुपए, इनकम के हिसाब से आपको कितना मिल रहा है 37 लाख। तो 40 लाख और 37 लाख के में से जो कम आ रहा है उसको बैंक एज अ फाइनल लोन अमाउंट डिसाइड करता है। तो इसमें क्या हो गया 37 लाख से आपका फाइनल लोन अमाउंट हो गया। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि बैंक टू बैंक की जो इनकम रेशियो है, यहाँ पे मैंने 60% लिया हुआ है, कुछ बैंक 65% भी लेता है, तो बैंक टू बैंक ये वेरी करता है। ये कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल दिखाया हुआ है। एग्जिस्टिंग लोन मतलब एग्जिस्टिंग ईएमआई जो है मैंने 0 लिया हुआ है। देखते हैं उसमें अगर क्या होगा, अगर कुछ 5,000 का कुछ आपका एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो पहले हम इनकम कंसिडर कर रहे थे 30,000 रुपीज, एग्जिस्टिंग मैंने लिया है 5,000 का ईएमआई चल रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो इनकम कंसिडर करेगा जो बैंक कंसिडर करता है फाइनल लोन कैलकुलेशन के लिए, वो है ना हो जाएगा वो 25,000। तो आपका जो है एलिजिबिलिटी 37 लाख से घट के 31 लाख पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपका जो एलिजिबिलिटी है 37 लाख से 31 लाख पे आ गया। ये एक केस हो गया। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने लोन टेन्यूर जो है मैंने 30 साल का ही कंसिडर किया हुआ है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एग्जिस्टिंग ईएमआई को 0 कर देते हैं, टेन्यूर को कम कर देते हैं, देखते हैं उस टाइम क्या असर पड़ेगा आपके लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जिस्टिंग ईएमआई जो है 0 कर दिया है, टेन्यूर जो है 30 साल से घटा के 20 साल का कर दिया है। जो आपकी एलिजिबिलिटी जो पहले आ रही थी 30 साल के लिए 37 लाख, अभी घट के 20 ईयर्स के लिए हो गया है 33 लाख। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे आपका जो लोन अमाउंट है, प्रॉपर्टी वैल्यू, इनकम और आपके लोन टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। इन 3 चीजों के ऊपर सब मिला के ही बैंक कैलकुलेशन करते हैं और आपका जो फाइनल लोन अमाउंट है वो डिसाइड करता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया। बस आपको ये जो है जो इनकम कंसिडर किया जाता है 60% रेशियो के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया हुआ 30,000। अगर आप एग्जिस्टिंग ईएमआई कंसिडर करते हैं 25,000 जैसे कि मैंने दिखाया वैसे भी आ जाएगा। तो उसको जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय पर लाख ईएमआई, जो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 20 साल के लिए हो जाएगा तो 899, 30 साल के लिए रख देते हैं इसको फिर से 805 रुपीज। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 805 आपको आ जाएगा 37.28 लाख। तो ये जो पर लाख ईएमआई जो है बैंक आपको नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट में ही बोल देती है कि हमारा सबसे कम वाला पर लाख ईएमआई है, ऐसा होता है। अगर आपको चाहिए तो इसका भी मैं कैलकुलेशन बाद में सिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया हुआ है कि बैंक्स कैसे कैलकुलेट करती है। हालांकि ये जो कैलकुलेशन होता है और ये जो फाइनल लोन अमाउंट होता है, ये जो फाइनल लोन अमाउंट होता है बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है क्योंकि उनका जो इनकम रेशियो कंसिडर करना होता है वो अलग हो सकता है। एसबीआई एक इनकम रेशियो कंसिडर करता है, एचडीएफसी दूसरा फॉलो करता है, आईसीआईसीआई। हालांकि बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, लगभग नियरली अक्रॉस द बैंक नियरली सेम ही होता है जो इनकम रेशियो का कैलकुलेशन जो होता है। तो ये एक ओवरऑल व्यू देता है कि कितना आपका लोन अमाउंट मिल सकता है। बट जो फाइनल लोन अमाउंट है, हालांकि मैंने यहाँ पे 37 लाख बोला हुआ है, ये 39 या 40 भी हो सकता है इनकम रेशियो अगर बैंक थोड़ा ज्यादा ही ले रहा हो, तो अलग अलग बैंक की वजह से वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे मैंने बस एक जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है कि कैसे आपका कैलकुलेशन किया जाता है, क्या क्या चीजें लेके बैंक जो है आपका लोन अमाउंट कैलकुलेट करती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर watching this video. Thank you for your time. Have a great day.